नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आज हम दिखाएंगे कि कैसे हुड्डा साहब के बयान पर विरोधी उन्हें घेरने में जुटे हुए हैं। अमेरिका में बैठे शख्स ने क्यों अपनी पत्नी और सास की हत्या करवा दी। बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा में बिछी चुनावी चौसर की कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा सभी दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सभी विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल ने कहा है कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद करें और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। यह विशेष रिपोर्ट देखें। अगले साल अक्टूबर में हरियाणा में नई सरकार की ताजपोशी होनी है, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। सूबे में चुनावी चौसर की बिसात बिछ चुकी है। सभी दल अपने अपने मुफीद चुनावी चौसर पर गोटियां फिट कर रहे हैं और सत्ता हासिल करने के लिए हर जोर आजमाइश जारी है। अगले चुनाव में हैट्रिक बनाने की हसरत लिए बीजेपी भी काफी गंभीर है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने सभी बीजेपी विधायकों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक बीजेपी विधायकों को अपनी विधानसभा के साथ साथ दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जनसंवाद करने को कहा गया है। सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बीजेपी विधायक जनता से मिलें और सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से सक्रिय रहें। के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अभी हमारे सांसद और मंत्री जनसंवाद कर रहे थे। अब विधायक भी अपने विधानसभा में तो जाते ही रहते हैं, उसके अलावा अन्य विधानसभा में जाएं। ऐसे वो 5-5 दिन लगाए, उनसे भी उनकी तिथियां मांगी गई है। अपनी सुविधा अनुसार विधायकों ने तिथियां दी है और अपनी किस विधानसभा में जाना चाहते हैं वो भी बताया है कि ये तो लगातार ही रहता है। और वास्तव में 9 वर्ष पे जब इसके पूरे होंगे और माननीय मुख्यमंत्री इस पे प्रेस वार्ता भी करेंगे और जितने हमारी उपलब्धियां है उन सबको लेकर विधायक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल स्तर बूथ स्तर पर वो भी जाएंगे। ऐसे ही सोशल मीडिया का विधायक लगातार उपयोग करे। जो विधायक सोशल मीडिया का कम उपयोग कर रहे हैं उनको भी कहा गया है कि सोशल मीडिया अपना बनाना चाहिए। जिसके अकाउंट्स वेरीफाई नहीं है उनको अपने अकाउंट वेरीफाई कराने चाहिए। ये भी चर्चा काबिल गौर है कि पिछले काफी वक्त से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। वो अब तक प्रदेश के कई जिलों में जनसंवाद के जरिए जनता से सीधे रूबरू हो चुके हैं। इस दौरान वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं और मौके पर निपटाने की भी कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली और लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान सीएम ने लापरवाही के आरोप में डीआरसीएस यशपाल और क्लर्क जसबीर को सस्पेंड कर दिया। सोसाइटी का मिशन था, एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों का भी फॉर द टाइमिंग सस्पेंड किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब वो 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हुई। अब 10वें महीने में 1.25 महीने के बाद और बहाने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताया कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई हैं, मैसेज आगे क्यों नहीं पास ऑन होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है। उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने अवैध तरीके से टावर लगाने पर बड़ा एक्शन लिया। सीएम ने अवैध तरीके से टावर लगाने पर कंपनी और मकान मालिक पर एफआईआर के आदेश जारी किए। साथ ही 24 घंटे में विभाग को अवैध टावर हटाने का भी निर्देश दिया। टावर लगाने की मकान के ऊपर मकान मालिक ने कमजोर मकान है उसके ऊपर 2 टावर तो पहले लगवा लिए। एक परमिशन से था, एक बिना परमिशन के, और तीसरा टावर भी बिना परमिशन के वो लगवा रहे थे। अल्टीमेटली उसके खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ भी और कंपनी जो है बिना परमिशन के लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसका जो टावर एक बिल्कुल अभी लगा नहीं है, लगाने की प्रोसेस में है, उसको भी पीडब्ल्यूडी से मकान की जो ड्यूरेबिलिटी है उसका एक्सेप्टेड रहेंगे। और अगर मकान बहुत कमजोर है तो तुरंत अपने आप डिजास्टर के अंतर्गत एक पावर होती है उसका हटा देंगे, टावर साइड में रखेंगे, केस प्रॉपर्टी बनाएंगे और बाकी भी कार्रवाई के बाद जो फैसला करेंगे उस हिसाब से वो एक टावर परमिशन का है, मकान बिल्डिंग ठीक है तो एक रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ एफआईआर जो है कर दी है कि एफआईआर कंपनी के खिलाफ
कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई यानी एफआईआर कराएंगे। अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बीजेपी के नुमाइंदे विधानसभा स्तर पर जनता से मेल मिलाप करें और उनकी समस्याओं को सुनें। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव से पहले ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है और बीजेपी विधायक जनता का दिल जीतने में कितना कामयाब होते हैं। फरीदाबाद से दीपक गौतम, सूर्या समाचार। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और बेहतर तरीके से लोगों से संपर्क साधा जा सके। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया तो विरोधियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी जहां 4 डिप्टी सीएम के वादे पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस में संगठन ना बनने के लिए हुड्डा खेमे को कसूरवार ठहरा रही है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर राजनीति कैसे गरमाई है। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो सियासत भी चरम पर है। चुनावों को लेकर जहां हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कैसे दूसरी पार्टी को गिराया जाए, इसकी भी तमाम कोशिश जारी है। हर कोई सियासत की इस रेस में आगे बढ़कर सत्ता पाना चाहता है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। इस तरह की राजनीति की दीपेंद्र जी और उनके पिताजी ने लगभग कांग्रेस के प्रमुख नेता कांग्रेस से बाहर गए और या बाहर नहीं गए तो तकलीफ में आए। देखो, शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, राज्यसभा नहीं जाने दिया, तो हर अनुसूचित जाति वर्ग के आदमी को तकलीफ है। अशोक तंवर को लठिया के उतारा, उसकी तकलीफ भी है। गरीब घर का बेटा अध्यक्ष बन के आया था। अभी उदय भांजी भी बॉडी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस नाते से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहो, चाहे राव इंद्रजीत जी कहो, कुलदीप बिश्नोई कहो, कितने सारे लोग कांग्रेस से कोई जो वातावरण उत्पन्न किया उसके कारण से आज बीजेपी के बड़े नेता धर्मवीर जी, रमेश कौशिक जी, सुरजेवाला जी को जाके यहाँ राज्यसभा की सीट थी, उसके बाद भी राजस्थान से लड़ना पड़ा। क्यों? तो ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो शेख सादी का एक शेर है, मेरी जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, एक एक को पछाड़ा तो सब अपने फेंके हुए थे। तो इन्होंने जो औरों पे फेंके हैं वो मुड़ के तो आएंगे। तो वहीं हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान से हरियाणा की सियासत में भूचाल सा आ गया है। अब कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का भी बयान सामने आया है। अब हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, पर मैं एक बताऊं, आपको हजम हो रहा है क्या? हुड्डा साहब को भी कहते हजम नहीं हो रहा कि यार क्या कहेंगे लोग, क्या हंसेंगे। 4 कभी डिप्टी सीएम आज तक तो देश में कहीं बने नहीं। 4 डिप्टी सीएम का बनने का मतलब सीएम अपनी पोजीशन खो रहा है। अगर मेरे नीचे 4 डिप्टी सीएम है तो फिर काय का मैं किस चीज़ का चीफ मिनिस्टर हूँ? चीफ मिनिस्टर का एक रुतबा होता है, चीफ मिनिस्टर की एक पोजीशन होती है। वो चीफ मिनिस्टर पे बैठना ही इटसेल्फ एक पोजीशन को जन्म देना हो। 4 डिप्टी में कौन कहेगा सीनियर कौन होगा, 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा। कोई कह देगा 4 पे मैं नहीं बनूंगा, फिर मुझे वैसा ही बना। नहीं, मैं नहीं मानता। पॉलिटिकली लोगों को, सब लोगों को जोड़ने के लिए एक निमंत्रण है कि वो भी जुड़ जाए, ये भी जुड़ जाए। उसको भी इन बातों से थोड़ा ही हुआ करता है। आदमी को स्ट्रेट और साफ बात करनी चाहिए कि मैं करूँगा। वो अपने जो अंदर जो उन्हें पैर कतरने में लगे ना, उन्हीं को संभालने ज़्यादा अच्छा है। तो उधर दीपेंद्र हुड्डा भी चुप रहने वाले कहाँ थे? ओपी धनखड़ के बयान का दीपेंद्र ने करारा जवाब दिया है। ये बातें जो है मैं समझता हूँ कर करके जो है भाजपा जो ये बातें पुरानी हो गई हैं। भाजपा के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा ये कह ही नहीं पा रही कि जो हमारे जो संकल्प हैं हाथ से हाथ जोड़ो के, उन संकल्पों में क्या कमी है। भाजपा कुछ अपने काम बता ही नहीं पा रही। भाजपा 2 ही काम कहती है कि गुटबाजी कांग्रेस में और लिस्ट नहीं निकल पा रही। तीसरी बात बताए भाजपा, उसके बाद हम जवाब दें। चुनावों के नजदीक आते आते हर पार्टी अब एक्टिव हो चुकी है। हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम की घोषणा करके हरियाणा की राजनीति हिला कर रख दी है। हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर हुड्डा 4 डिप्टी सीएम किस तरह बनाएंगे। तो उधर भूपेंद्र हुड्डा अपनी बात पर कायम है और बार बार यही कह रहे हैं कि साल 2019 में ही ये फैसला ले लिया गया था। हालांकि घड़ी की सुई इन सभी सवालों के जवाब तय कर देगी। झज्जर से प्रदीप धनखड़, दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार। तो कई दिग्गजों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान तर्क संगत नहीं लग रहा, लेकिन जो भी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन बयानों की खूब चर्चा हो रही है। अब बात कर लेते हैं एक दिल दहला देने वाली खबर की।
पंजाब में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई सहम जाएगा। दरअसल जालंधर में एक महिला और उसकी मां की बर्बरता से हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा। आरोप है कि महिला के पति ने सुपारी देकर अपनी पत्नी और सास की हत्या करवाई। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के जलंधर में दिन दहाड़े ऐसी वारदात हुई जिससे पूरा इलाका दहशत में है। पांतरा के गांव भुजवाल का एक घर गोलियों से दहल उठा। शूटरों ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारकर एक महिला और उसकी मां की हत्या कर दी। शूटर्स ने हत्या के बाद पेट्रोल डालकर बुजुर्ग महिला का शव जला दिया। भुजवाल ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨਿਕਲੇ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰੀਕ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਰੀਬ 58 ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਨਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ लगाती है। दोनों की मौके पे मौत हो गई। अब जरा ये भी जान लीजिए कि हत्याकांड का इल्जाम किसके सर लगा है। दरअसल आरोप है कि ये दोनों हत्याएं अमेरिका में बैठे महिला के पति ने करवाई है। उसने सुपारी देकर अपनी पत्नी और सास की हत्या करवा दी। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ 58 ਏਜ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। पुलिस ने हत्याकांड के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक शूटर की पहचान हो गई है। अब उसे पकड़ने में टीमें जुटी है। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम अमेरिका से बैठे जसप्रीत सिंह जस्सा ने दिया है। उसने दोनों की सुपारी देकर हत्या करवाई है। पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ सुपारी देकर हत्या करवाने का मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? 2 ਜਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। बुजुर्ग महिला की पहचान रणजीत कौर पत्नी जगतार सिंह और बेटी की पहचान गुरप्रीत कौर पत्नी जसप्रीत सिंह निवासी मोहनवाला गढ़शंकर जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने गुरप्रीत कौर के पति जसप्रीत सिंह जिस्सा के खिलाफ शूटरों को सुपारी देकर हत्या करवाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को इलाके की सीसीटीवी फुटेज मिली है। इससे एक शूटर की पहचान हो चुकी है। उसकी पहचान जस्सा निवासी हैप्पोवाल बंगा के रूप में हुई है। पुलिस शूटर जस्सा और उसके साथी की तलाश कर रही है। आरोपी के ससुर का कहना है कि उसकी बेटी गुरप्रीत कौर की शादी 8 साल पहले जसप्रीत सिंह के साथ हुई थी। इसके बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। जसप्रीत सिंह उनकी बेटी गुरप्रीत कौर को काफी परेशान करता था। इस कारण 8 महीने पहले गुरप्रीत कौर अपने मायके आ गई थी, जबकि जस्सी अमेरिका चला गया। महिला के पति का आरोप है कि वो गुरप्रीत कौर के चरित्र पर बेवजह शक करता था। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ आरोपियों तक कब तक पहुंचते हैं। सूर्या समाचार के लिए जलंधर से नकुल शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात उस खबर की जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। बहादुरगढ़ में हॉरर किलिंग के एक आरोपी को पकड़ने में 13 साल लग गए। अंदाजा लगा सकते हैं 13 साल। वारदात के 13 साल बाद पुलिस ने उस आरोपी पिता को बिहार से गिरफ्तार किया जिसने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। हरियाणा में 13 साल पहले झूठी शान और सम्मान के नाम पर एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या का आरोप पिता, मां, बहन पर लगा था। इस वारदात को अंजाम देने वाला पिता 13 सालों से फरार चल रहा था और अब 13 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी पिता को बिहार के खगड़िया जिले से गिरफ्तार किया है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से खुशीलाल नाम का जो अपराधी
जिसकी गिरफ्तारी बची हुई थी, करीब 13 साल से जो फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया है। उसको खगड़िया से 14 तारीख को गिरफ्तार करके वहाँ जो लोकल कोर्ट थी वहाँ पेश करके और ट्रांजिट रिमांड पे बादूड़ ले आया गया और यहाँ कल जो लोकल इलाका मजिस्ट्रेट हमारे उनके सामने पेश किया और आज उसको न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अब आपको बता दें पूरा मामला क्या है। दरअसल 13 साल पहले हुई थी नाबालिग बेटी की हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते गला दबाकर बेटी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया गया। हत्या का आरोप पिता, मां और बहन पर लगा था। वारदात के बाद आरोपी पिता फरार हो गया था, जबकि मां बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी पिता पर 5,000 का इनाम रखा था। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अब बात इजराइल हमास जंग की। इजराइल और हमास की जंग समय के साथ और विकराल होती जा रही है। गाजा पट्टी के एक अस्पताल में हुए भीषण धमाके के बाद जॉर्डन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अरब नेताओं के बीच होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द हो चुका है। इसीलिए बाइडेन सीधे इजराइल पहुंचे। तेल अवीव पहुंचने के बाद उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। अब इजराइल हमास जंग में अमेरिका की एंट्री के मायने क्या है, इसका सटीक विश्लेषण जानने की कोशिश करते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट में। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। युद्ध में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है। जंग के बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन जैसे अन्य यूरोपीय देशों ने भी दो टूक कहा है कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी दी है कि वे बीच में ना पड़े। अमेरिका कई मौकों पर कह चुका है कि जब तक उसका अस्तित्व है वे इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। वहीं इस वादे को निभाने के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। बाइडेन के दौरे को लेकर तेल अवीव में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तेल अवीव में जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, इस दौरान जो बाइडेन ने कहा अमेरिका इजराइल के साथ है, वहीं बैठक के दौरान इजराइल को अमेरिका की क्लीन चिट भी मिल गई। बाइडेन ने कहा कि अस्पताल पर इजराइल ने हमला नहीं किया। बाइडेन ने ये भी कहा कि हमास ने इजरायलियों को मारा। इजराइल को हर जरूरी मदद देते रहेंगे। इजराइल के लिए ये मुश्किल समय है। वहीं नेतन्याहू ने मदद के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया और कहा कि अमेरिका ने अपना वादा निभाया। हमास को हराकर हम दम लेंगे। हमास ने महिलाओं और बच्चों की हत्या की। 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास का काला दिन। उधर गाजा में अस्पताल पर बड़े इजरायली हमले में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। इस हमले के कारण अमेरिका के उन राजनयिक प्रयासों को करारा झटका लगा है जिसमें वे इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार पर समर्थन जुटाना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन रद्द हो गया। वे जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन करने वाले थे। इन सभी मामलों के बीच बाइडेन तेल अवीव पहुंचे। बहरहाल अमेरिका और इजराइल की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिका हथियारों से लेकर अन्य जरूरी सामान इजराइल को मुहैया करवाता रहा है। इजराइल के गाजा पर पलटवार में हमास आतंकी ठिकाने तो नष्ट हुए हैं, लेकिन मासूम लोगों की जान जा रही है। ऐसी तबाही की तस्वीरें दुनिया देख रही है। इससे दुनिया के देशों की सहानुभूति गाजा के लोगों के साथ जा सकती है। इसलिए बाइडेन इस जंग का कोई नया ऐसा रास्ता निकालना चाहेंगे जिससे इजराइल भी गाजा पर हमले बंद कर सके और हमास भी बंधकों को रिलीज कर सके, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि इजराइल और हमास की यह जंग दूसरे देशों तक फैल जाए और बड़ा युद्ध हो जाए।
इसलिए वे इस संकट का समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें और दूसरे तकनीकी पहलू भी शामिल रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि बाइडेन 50 सालों से इजराइल जाते रहे हैं और लगभग 40 सालों से नेतन्याहू को जानते हैं। दोनों के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में बाइडेन इस संघर्ष को खत्म करने की हर संभव कोशिश करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुश्किल परिस्थिति में बाइडेन क्या रुख अपनाते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लबोलबाब ये कि सामरिक दृष्टि से अमेरिका के राष्ट्रपति का इजराइल पहुंचना इजराइल के लिए बेहद खास कहा जा सकता है और खुद को मजबूत समझने की जो लगातार कोशिश इजराइल कर रहा है उसमें एक बड़ा मील का पत्थर पीएम राष्ट्रपति का यह दौरा कहा जा सकता है। साथ ही साथ इजराइल पूरे तरीके से आश्वस्त है कि वो हमास को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर देगा। कब तक यह हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट्स लगातार इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इस बीच हम लगातार देख रहे हैं कि जमीन के साथ साथ वायु और अब जल के जरिए भी, यानी समंदर के रास्ते भी इजराइल हमास पर शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। रिपोर्ट जरा देखें। इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खाई है। दुनिया जंग को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन इजराइल मानने वाला नहीं है। वो हमास को मिटाने की जिद पर अड़ा है। दुनिया युद्ध को लेकर टेंशन में है, लेकिन इजराइल जंग को और तेज करता जा रहा है। अब इजराइल ने हमास पर 3 तरफ से अटैक कर दिया है। इजराइल ने हमास के आतंकियों की नाक में दम कर रखा है। उसकी सेना गाजा पट्टी को चारों ओर से घेरे हुए है। एक तरफ उसके लड़ाकू विमान आसमान से बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद टैंक आग के गोले उगल रहे हैं। आसमान और जमीन के बाद अब समंदर से भी हमले की तैयारी शुरू हो गई। गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला जारी है। आसमान से उसके लड़ाकू जहाज लगातार बम बरसा रहे हैं। गाजा की सरहद से लगे इलाकों में इजरायली टैंक गोले दाग रहे हैं। आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने अब समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। उसके 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर को तैनात कर दिया गया है। गेराल्ड आर फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज गेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह उसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। इसकी क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा बताई गई है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाए जा सकते हैं। इसे चलाने के लिए 4500 नौसैनिक लगातार काम करते हैं। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी तरह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज आइजनहावर साल 1977 से तैनात है। इसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। इसमें एक साथ 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। 3D रडार से लैस इस जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की क्षमता है। अमेरिका ने लेबनान, ईरान और सीरिया को हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग में शामिल होने से रोकने के लिए इन दोनों जंगी जहाजों को भेजा है। दूसरी तरफ इजरायली नौसेना भी समंदर में पूरी तरह मुस्तैद है। समंदर के रास्ते किसी भी तरह की घुसपैठ रोकने के लिए पुख्ता तैयारी कर चुकी है। संदिग्ध आतंकवादियों को देखते ही उन पर लगातार गोलियां बरसा रही है। इजराइल एक एक करके हमास के आतंकियों के कमांडरों को ढेर कर रहा है। उसके विमानों ने राफा ब्रिगेड में हमास के एक कमांडर मोहम्मद अबू शामला को ढेर कर दिया। इस आतंकी के घर का इस्तेमाल नौसैनिक हथियारों को जमा करने के लिए किया जा रहा था। इजराइल भले ही पहले अरब देशों को मात दे चुका हो, लेकिन इस बार उसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि इस बार उसकी जंग केवल हमास के आतंकियों से ही नहीं है, बल्कि लेबनान, ईरान और सीरिया जैसे देश भी उससे युद्ध के लिए तैयार हैं।
लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान इजराइल बॉर्डर का इलाका पहाड़ी क्षेत्र है। हिजबुल्लाह के आतंकी इन पहाड़ों का इस्तेमाल करके गोरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर इजराइल ने युद्ध नहीं रोका तो वो उसके खिलाफ उतर सकता है। हालांकि ईरान की इस चेतावनी का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा है। इजरायली सेना लगातार गाजा की ओर बढ़ रही है। इजराइल ने हमास के कमांडर अली काची को भी मार गिराया है। उसको 2005 में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया। जाहिर है कि दोनों के बीच जंग अभी लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो अगर कहा जाए कि इजराइल हमास युद्ध विध्वंसक रूप ले चुका है तो गलत नहीं होगा। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।